नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, तो मैंने सोचा कि एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, थोड़ी सी सर्च की, तो मैंने सोचा आपको कुछ रिगार्डिंग दैट मुझे कुछ माहिती आपको देना चाहिए। प्रयागराज वो भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसे प्रयाग या तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है और प्रयागराज के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिसमें 643 ईस्वी सन में चीनी यात्री हुआन सेंग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का निवास किया जाता था, जो इस जगह को अति पवित्र मानते थे। 1575 ईस्वी सन संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के नाम से शहर की स्थापना की, जिसका अर्थ है अल्लाह का शहर है, और तीर्थराज का अर्थ है तीर्थों का राजा। और प्रयागराज को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है और प्रयागराज का वर्णन ब्रह्म पुराण में भी किया गया। सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना में एक पल्ले पर प्रयागराज को रखा गया और दूसरे पल्ले पर समस्त तीर्थ स्थानों को रखा गया। हालांकि मान्यताओं के मुताबिक इस नदी का प्रवाह धरती के नीचे बताया जाता है। नदी को लेकर मान्यता है कि सरस्वती नदी धरती के नीचे बहते हुए प्रयागराज में गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। यही वह जगह है जहाँ तीन नदियों के संगम से त्रिवेणी संगम बनता है। जो अकबरनामा और आईने अकबरी तथा अन्य मुगल कहानी का ऐतिहासिक पुस्तकों से ज्ञात होता है कि अकबर ने सन 1570 एक लगभग यहाँ पर एक किले की नींव डाली तथा एक नया नगर बसाया, जिसका नाम उसने इलाहाबाद रखा। इससे बरबस की यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यदि यहाँ अकबर द्वारा ये नए नगर की स्थापना हुई तो प्राचीन प्रयाग का क्या हुआ। कदाचित किले के निर्माण के पूर्व ही प्रयाग गंगा की बाढ़ के कारण नष्ट अथवा बहुत छोटा हो गया होगा। इस बात की पुष्टि वर्तमान भूमि के अध्ययन से भी होती है। वर्तमान प्रयाग रेलवे स्टेशन से भारद्वाज आश्रम, गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट कॉलेज तक का ऊंचा स्थल अवश्य ही गंगा का एक प्राचीन तट ज्ञात होता है, जिससे पूरब की नीची भूमि गंगा का पुराना कछार रही होगी, जो सदैव नहीं तो बाढ़ के दिनों में अवश्य जलमग्न हो जाती रही होगी। और संगम पर बने किले की रक्षा के हेतु बेनी तथा बख्शी नामक बांधों को बनाना भी अकबर के लिए आवश्यक रहा होगा। इन बांधों द्वारा कछार का अधिकांश भाग सुरक्षित हो गया और वर्तमान खुसरो बाग तथा उसमें स्थित मकबरे जहांगीर के काल के बने बताए जाते हैं। और मुसलमानी शासन के अंतिम काल में नगर की दशा कदाचित अच्छी नहीं थी और उसका विस्तार ग्रैंड ट्रक रोड के दोनों ओर बाढ़ से सुरक्षित भूमि तक ही सीमित था। इसी सन 1801 ईस्वी सन में नगर अंग्रेजों के हाथ आया। तब उन्होंने यमुना तट पर किले के पश्चिम अपनी छावनियां बनाई। फिर बाद में वर्तमान ट्रिनिटी चर्च के आसपास भी इनके बंगले तथा छावनियां बनी। और मुगल काल में यह कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर जब 1575 में इस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो इस स्थल की सामरिक स्थिति के इससे वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ इलाहाबाद एक किले का निर्माण करने का आदेश दे दिया और 1584 के बाद से इसका नाम बदलकर इलाहाबास या ईश्वर का निवास कर दिया, जो बाद में बदलकर इलाहाबाद पहले इलाहाबास और बाद में इलाहाबाद हो गया। इस नाम के बारे में हालांकि कई अन्य विचार भी मौजूद हैं। आसपास के लोगों द्वारा इसे
बास कहने के कारण कुछ लोगों ने इस विचार पर जोर दिया कि उसका नाम आल्हा खंड की कहानी के नायक आल्हा के नाम पर पड़ा था। और 1800 के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश कलाकार तथा लेखक जेम्स फॉर्ड ने दावा किया था कि अक्षय वट के पेड़ को नष्ट करने में विफल रहने के बाद जहांगीर द्वारा इसका नाम बदलकर इलाहाबाद या भगवान का निवास कर दिया गया था। हालांकि यह नाम उससे पहले का है, क्योंकि इलाहाबाद और इलाहाबाद दोनों ही नामों का उल्लेख अकबर के शासनकाल से ही शहर में अंकित सिक्कों पर होता रहा है, जिनमें से बाद वाला नाम सम्राट की मृत्यु के बाद प्रमुख हो गया। यह भी माना जाता है कि इलाहाबाद नाम अल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि इल्हा देवताओं के नाम पर रखा गया है। और शालिग्राम श्रीवास्तव ने प्रयाग प्रदीप में दावा किया कि नाम अकबर द्वारा जानबूझकर हिंदू इलाह और मुस्लिम अल्लाह शब्दों के एक समान होने के कारण दिया गया था। और सन 1857 ईस्वी के गदर में ये छावनियाँ नष्ट कर दी गई तथा नगर को बहुत क्षति पहुंची। और गदर के पश्चात 1858 ईस्वी सन में इलाहाबाद को उत्तरी पश्चिम प्रांतों की राजधानी बनाया गया। वर्तमान सिविल लाइंस की योजना 1761 ईस्वी सन में बनी और 1775 तक वह पर्याप्त बस गई। यद्यपि इलाहाबाद और कानपुर तक की रेलवे लाइन गदर के पूर्व बन चुकी थी, तो भी नगर का व्यापारिक महत्व 1865 ईस्वी सन में यमुना पर पुल बनने के पश्चात बढ़ा। गत शताब्दी के अंत तक नगर में कई महत्वपूर्ण इमारतें तथा संस्थाएं निर्मित हुई, जिनमें मेयो हॉल, म्योर कॉलेज, गवर्नमेंट प्रेस तथा हाईकोर्ट मुख्य हैं। और चौक के चुंगीधर तथा पास के बाजार का निर्माण भी इसी समय हुआ। गत 50 वर्षों में नगर का विस्तार अधिक हुआ है। जॉर्ज टाउन, लुकरगंज तथा अन्य नए मोहल्ले बसाए गए और इलाहाबाद फैजाबाद रेलवे लाइन 1905 ईस्वी सन में तथा जूसी से सिटी रामबाग स्टेशन तक की रेलवे लाइन 1912 में बनी। और इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा नगर के बहुत से भागों में कई छोटी छोटी बस्तियां भी बसाई गई तथा नई सड़कों का निर्माण हुआ। परंतु उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चली गई जाने से इस नगर की उन्नति रुक गई। अब यहाँ यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट होने के कारण तथा इसके तीर्थ स्थान होने के कारण ही नगर का महत्व है। यमुना के उस पार नैनी में एक व्यावसायिक उपनगर बसाने का पर्याप्त प्रयत्न हो रहा है। और प्राचीन काल में शहर को प्रयाग बहुयज्ञ सल के नाम से जाना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सृष्टि कार्य पूर्ण होने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ यही किया था। वह उसके बाद यहाँ अनगिनत यज्ञ हुए। और भारतवासियों के लिए प्रयाग एवं वर्तमान कौशाम्बी जिले के कुछ भाग यहाँ के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। यह क्षेत्र पूर्व के से मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के अंश एवं पश्चिम में से कुषाण साम्राज्य का अंश रहा है। बाद में ये कनौज साम्राज्य में आया और 1526 में मुगल साम्राज्य के भारत पर पुनराक्रमण के बाद से प्रयागराज मुगलों के अधीन आया। और अकबर ने यहाँ संगम के घाट पर एक बहुत बृहत दुर्ग निर्माण करवाया था और शहर के मराठों के आक्रमण भी होते रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और 1775 में दुर्ग में थल सेना के गैरिसन दुर्ग की स्थापना की थी। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रयागराज भी सक्रिय रहा और 1904 से 1949 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांतों अब उत्तर प्रदेश की राजधानी था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन यहाँ दरभंगा किले के विशाल मैदान में 1888 एवं पुनः 1892 में हुआ था। और 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस से गिर जाने पर स्वयं को गोली मारकर अपनी
न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को सत्य किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में नेहरू परिवार के पारिवारिक आवास आनंद भवन एवं स्वराज भवन यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र रहे थे और यहाँ से हजारों सत्याग्रहियों को जेल भेजा गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज के ही निवासी थे और ये माना जाता है कि उसमें त्रिवेणी संगम नहीं है, सिर्फ गंगा और यमुना है। सरस्वती नदी असल में नहीं है क्योंकि सरस्वती नदी माना जाता है कि वो भूगर्भ में बहती हैं, उसका कोई आज तक ये नहीं है, फिर भी उसको त्रिवेणी संगम से माना जाता है। ये धार्मिक स्थल हैं, धर्म से जुड़ा हुआ स्थल हैं, शहर हैं, फिर भी उसका इतिहास मुग़लों अंग्रेज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे भारत में हम लोग ज़्यादातर धार्मिक मनोवृत्ति के कारण हम असल में वास्तविकता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से सिर्फ यही कहता है कि इसलिए जागो, समझो और सच्चाई को स्वीकारने की कोशिश करो, ऐसा मेरा मानना है।